ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी सोमनाथ, भोलेनाथ तथा चंद्रदेव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टूप द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग, आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दृक पंचांग से लिया जाता है, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफल पूर्वक पहुंचा पाने में आप तक समर्थ होते हैं। तो चलिए दैनिक पंचांग में चलते हैं और जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी भाग में से पंचांग मुहूर्त को लेकर आपके सुझाव के अनुरूप इस प्रस्तुति का लघु रूप हम अलग से नित्य भी प्रस्तुत करते रहे हैं। दूसरा भाग सितारे बोलते हैं। यहाँ सितारे झूठ नहीं बोलते। नक्षत्र के अनुसार जिसे ताराबलन कहते हैं, जन्म नक्षत्र के अनुसार आज चंद किस आज के आज के दिन की शुभता और अशुभता के संदर्भ में तारे क्या बोल रहे हैं। तीसरा भाग सितारे आज के राशि, विभिन्न राशि में जन्मे जातक के लिए आज का चंद्रमा क्या संकेत दे रहा है चंद्र बलम के अनुसार, विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। चौथा भाग चौघड़िया। चौघड़िया एक प्रकार का मोट ज्योतिष जो किसी भी कार्य करने के लिए जिसमें हम शुभता की अपेक्षा रखते हो वह अवधि बताता है, वह शुभ और अशुभ काल बताता है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में पांचवा और अंतिम भाग अंक हमारे लिए कार्य करते हैं। जी हाँ, अंक कार्य करते हैं और अंक बोलते भी। चलिए अंकों को आइए समझें, अंकों को उसे जोड़ें, याद रखें, अंकों को सही तरह से जानें, उन्हें पहचानें और उन्हें परख कर सही तरह से उपयोग करके अपने जीवन में सुधार लाएं, क्योंकि अंक कार्य कर किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्म जातक के लिए आज के अंक शुभता और अशुभता के संबंध में क्या बोल रहे हैं, ये सभी बातें इस प्रस्तुति में। और इस प्रकार ये सारी प्रस्तुति पहला से 5वां तक आपके लिए हम सजो कर लाए हैं, इसे ज्ञानवर्धक बना कर लाए हैं, साथ ही साथ उपयोगी बनाने की हर कोशिश की है। इसलिए हमारी प्रस्तुति में, आप इस प्रस्तुति में आदि से अंत तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। हम आपके लिए प्रस्तुति बेहतर बनाने के लिए हम संकल्प है और साथ ही साथ नोट करें जहां आपको भी लगता है कि यहाँ पर इसे प्रस्तुति को कुछ सुधार की आवश्यकता है, उस भाग की प्रस्तुति को, तो हमारे सुझाव जरूर। यदि इस प्रस्तुति को पहली बार आप देख रहे हैं तो हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना भूलना भूलें, क्योंकि ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आप तक मिल सके और आप उससे लाभान्वित। पंचांग मात्र सुनने मात्र से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है, इसलिए पंचांग की महत्ता हमारे जीवन में काफी है। तो आइए पंचांग की महत्ता को देखते हुए इसे सब ठीक से समझें, इसे सुने और साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने में मित्रों परिजनों तथा बच्चों के संग, ताकि वे भी पंचांग को समझकर, पंचांग को सुनकर और उसका अनुसरण करके अपने जीवन में शुभता ला सके। क्योंकि पंचांग की महत्ता हमारे जीवन में काफी अधिक है। यह हम सबकी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते। तो चलिए पंचांग की महत्ता को देखते हुए इसकी सुनने मात्र से इसके फायदे को देखकर चलिए आइए हम सब पंचांग को सुने, सुनाए, साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों परिजनों तक शुभेच्छों के संग,
ताकि वे भी पंचांग का सुनकर सुनाकर और हम सभी अनुसरण करके अपने जीवन में शुभता ला सके। इसी के साथ जय श्री राम चलते हैं प्रस्तुति में। जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका प्रस्तुति के पहले भाग। आज का दिनांक 9 फरवरी 2026, माह फाल्गुन, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्व बसु, विक्रम संवत 2082 कलाई, तो कलयुग का 5126वां। आज का सूर्योदय 6:29 पर, सूर्यास्त 5:39। आज का दिशाशूल, सनराइज टुडे एट 6:29 AM एंड सनसेट एट 5:39 PM। आज का दिशाशूल पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो ही आईना देखकर या दूध का सेवन कर यात्रा में शुभता। पंचांग के पांचों अंग इस प्रकार। तिथि कल भोर में 6:29 तक अष्टमी जो ज्या तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद नौमी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र कल भोर में 6:29 तक विशाखा, उसके बाद अनुराधा। और नक्षत्र के गोचर इस प्रकार है। आज का दिन स्वाति के चौथे पद से दिन आरंभ होता है। प्रातः भोर में 5:02 तक स्वाति का चौथा पद, उसके बाद विशाखा आरंभ होता है। और आज का सूर्योदय विशाखा नक्षत्र में। पहला भाग इसका दिन के 11:44 तक, दूसरा पद रात्रि के 6:27 तक, विशाखा का तीसरा पद देर रात्रि 1:11 तक, और कल प्रातः विशाखा का नक्षत्र का चौथा पद कल प्रातः 7:55 तक। तो ये रहे हमारे नक्षत्र की स्थिति। योग देर रात्रि, मध्य रात्रि कहें 0:52 तक वृद्धि, तत्पश्चात ध्रुव, और करण रात्रि के 6:12 तक बालव, तत्पश्चात प्रातः कल प्रातः 7:27 तक कौलव, और फिर तैतिल। तो ये रहे हमारे पंचांग के पांचों महत्वपूर्ण मुहूर्त है। सबसे प्रभावी मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं कि भोलेनाथ का वास कहाँ है और उसकी शुभता कैसी। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ जब तक कृष्ण पक्ष अष्टमी है, भोलेनाथ गौरी के सानिध्य में है, माँ गौरी के सानिध्य में है, जो कि सुखद है। तत्पश्चात नौमी तिथि होने पर भोलेनाथ सभा स्थल पर होते हैं, जो कि शुभ नहीं है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः महत्वपूर्ण मुहूर्त के शिवाय। शुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:41 से 12:26 दिन तक। अमृत काल रात्रि के 10:04 से 11:51 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:56 से 2:40 तक। गोधूली बृहस्पति 5:36 से 6:02 तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:38 से मध्य रात्रि 16:29 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्रादि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ था। अशुभ मुहूर्तों में सबसे प्रभावी राहु काल प्रातः 7:53 से 9:16 प्रातः तक। गुलिक काल अपराह्न 1:28 से 2:51 अपराह्न तक। यमगंध दिन के 10:40 से 12:04 तक। और वर्ज मुहूर्त दिन के 11:19 से 1:06 अपराह्न तक। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को यदि देखें तो अंश के अनुसार सूर्य देव राशि परिवर्तन करने वाले हैं 13 तारीख को, और इसलिए अंश के अनुसार इनका अंश थोड़ा कमजोर अवस्था में। शुक्रदेव ये शुक्रदेव ये राशि परिवर्तन किए हैं, इसलिए इनका अंश कम है और अंश के अनुसार ये कमजोर अवस्था में है। मकर मंगल देव चल रहे हैं और बृहस्पति देव बकरी चल रहे हैं। इस प्रकार मित्र की राशि में 2 ग्रह, शत्रु की राशि में 3 ग्रह, सब राशि में 4 ग्रह, और अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं है। किसी भी राशि का किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है।
चंद्र और मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं है, और सबसे ज्यादा राशि शनि ग्रह, शनि के राशि में है। और चंद्र मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं, शेष ग्रहों की राशि में एक एक ग्रह। ग्रहों की शक्ति अगर नक्षत्र के अनुसार देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में दो ग्रह, शत्रु नक्षत्र में एक ग्रह, सम नक्षत्र में तीन ग्रह, और अपने नक्षत्र में तीन ग्रह है, बृहस्पति देव, शनि देव और राहु देव। राहु देव के नक्षत्र में तीन ग्रह है, मंगल देव के नक्षत्र में दो ग्रह है, केतु सूर्य और बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, इसलिए स्वतंत्र ग्रह है, और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। तो ये रहे हमारे आज चंद्रमा का राशि परिवर्तन भी है। देर रात्रि 1:11 पर चंद्रमा का देव का राशि परिवर्तन होगा, जब वे राशि परिवर्तन करेंगे। इसी के साथ ही हम आपको ले चलते हैं दूसरे भाग में। यह तारा बलम जिसे कहते हैं, यह इस चंद्रमा के नक्षत्र के गोचर पर आधारित है, जो कि शुभ और अशुभता बताता है कि आज का नक्षत्र से विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए क्या शुभता और अशुभता कह सकते हैं। आपके समक्ष जो सारणी प्रस्तुत है, तारा बलम की सारणी है, और तारा बलम के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है वह चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है, और तारा बलम के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वह चंद्रमा के जिस नक्षत्र में जन्म कुंडली में है उससे संबंध। साथ ही साथ अपने नक्षत्रों को चिन्हित करके हम जो तारा बलम का जो नक्षत्र आज गोचर कर रहा है उसके अनुसार दोनों का जहां मिलान होता है वही आज का फल। आज चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में है, और विशाखा नक्षत्र में लगभग रात भर रहने की संभावना है आज, और कल दिन के सूर्योदय के बाद वे दूसरे नक्षत्र में भ्रमण करें। ताराबल मुख्यतः नौतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, और इसके अनुसार हम यह देख पाते हैं कि यह जान पाते हैं कि तारा बलम के अनुसार हम केवल आज के दिन के बारे में जानते हैं, नौतारा चक्र पद्धति से हम पूरे जीवन काल के बारे में और विभिन्न ग्रहों नक्षत्रों के शुभता अशुभता हम जान सकते हैं, और इस प्रकार हमारे लिए वह काफी उपयोगी है। नौतारा चक्र पद्धति मूलतः इस सिद्धांत पर आधारित है कि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, ग्रही मन के ग्रही नक्षत्र ही ग्रह के मन होते हैं, और ग्रह अपना फल नहीं देते, वे नक्षत्र के अनुसार ही फल देते। प्रश्न उठता है कुल 27 नक्षत्र और 9 ही ग्रह, फिर कौन से नक्षत्र किस ग्रह का फल देंगे, या कौन से ग्रह किस नक्षत्र का फल पाएंगे। इसके लिए हम आप 27 नक्षत्रों को 9 ग्रह के नक्षत्रों की सूची बनाकर 3 श्रेणियों में से रखा गया, और इसे उस श्रेणी में रखकर फिर आगे का कार्यक्रम किया गया। आपके समक्ष 27 नक्षत्रों की सूची है जो कि 3 श्रेणियों में रखा गया, और ग्रहों को नौ नौ ग्रहों को दशा महादशा के क्रम में रखा गया। पहला ग्रह केतु देव, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि और नौवां बुध, इस क्रम में रखा गया। अब प्रश्न उठता है कि किस ग्रह को, 9 ही ग्रह है तो किस कौन से नक्षत्र ग्रह किसके नक्षत्र के फल पाएंगे। इसके लिए पहला जो ग्रह हुआ उन्हें मिला हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र, यानी पहला, 10वां और 19वां नक्षत्र का स्वामित्व। शुक्रदेव जो दूसरा ग्रह बने उनको दूसरा, 12वां और 21वां नक्षत्र का स्वामित्व मिला। दूसरा 11वां और 20वां नक्षत्र का। सूर्य देव को तीसरा, 12वां और 21वां का। चौथा, 13वां और 22वां का चंद्रदेव को। और इसी क्रम में घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए बुध देव को मिला 9, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व। और यह सूची इस प्रकार बनी। अब हम चिन्हित करते हैं अपने नक्षत्र, जन्म नक्षत्र को। अपने जन्म नक्षत्र को जब चिन्हित करके संबंधित ग्रह को पहचानते हैं कि कौन सा जन्म ग्रह होता है,
वही जन्म ग्रह हमारा बनता है, पहला ग्रह बनता है। और पहला ग्रह हमारे दशा महादशा भी उसी जन्म में जन्म हुआ होता है। और पिछले भाग का, पिछले जीवन का अंतिम ग्रह भी वही बनता है। यानी इसी दस ग्रह के दशा महादशा में हमारी मृत्यु पूरी होती है। इसलिए जन्म कुंडली में जब भी हम दशा महादशा का फल देखेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा रहता है रेसिडुअल, बैलेंस, शेषांश, भोगांश आदि। ये सभी पिछले जन्म से भोग का जितना पहुंचा हुआ है वो इस जन्म में भोग रहा होता है। जीवन यात्रा वहीं से आरंभ होती है। यह नवतारा चक्र पद्धति मूलतः जिस पद्धति पर आधारित है ये हमने बताया, और इसलिए इसकी उपयोगिता काफी हो जाती है। जब हम जान जाते हैं कि कौन से ग्रह हमारे शुभ और अशुभ फल देंगे, तो शुभ ग्रहों के महादशा में हम योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर सकते हैं और शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। वहीं पीड़ादायक अशुभता की स्थिति में हम ऐसे ग्रहों को, जो शुभ नहीं है, वह हम पीड़ादायक है तो मानसिक रूप से उसको अपने आप को तैयार करते हैं चुनौती का सामना करने। तो पहला ग्रह जो बने पीड़ादायक हुए, पहला ग्रह जो जन्म ग्रह होता है पीड़ादायक होता है। वहां से घड़ी की सुई की दिशा में हम जब आगे बढ़ते हैं, घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो पहला ग्रह से आगे तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह जो होते हैं पीड़ादायक होते हैं। और चौथा, छठ दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ये शुभ फलदायी होते हैं। इस प्रकार यदि हम इन सभी ग्रहों को जान गए तो फिर दशा महादशा का फल, ये जन्म जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों का फल और विभिन्न नक्षत्रों में ये जन्मे जातक का फल भी हम जान सकते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि हमारा दूसरा जो ग्रह होता है, यानी जन्म कुंडली से दूसरा, सॉरी, जन्म नक्षत्र से दूसरा ग्रह जो हुआ वह हमारी संपत्ति का कारक होता है। और जो जन्म कुंडली में बैठे दूसरे दूसरे में दूसरे ग्रह जहां बैठते हैं उससे संबंधित कार्य करने से हमें संपत्ति का लाभ होता है। उसी तरह दूसरा ग्रह के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए संपूर्ण से बिजनेस पार्टनरशिप किया जाए तो वह हमारे लिए संपत्ति का कारक होते हैं। इसी तरह से हम चाहे घर में हो, संसार में हो, घर में हो, परिवार में हो, रिश्तेदार में हो या संसार में हो, हर व्यक्ति की हम से अपेक्षा रखने का कार्य हम इन्हीं नक्षत्रों के अनुसार करते हैं। तो चलिए, इस तरह से हम इस नवतारा चक्र पद्धति हमारे लिए काफी उपयोगी है। और यही इसकी उपयोगिता को देखते हुए YouTube पर हमने अलग से वीडियो रखा है जो आपके लिए काफी उपयोगी हो सकता है। इसमें हमने भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की भी फोटो रखी है, आप उसे सब देख सकते हैं तथा उद्धव तारा चक्र पद्धति को सही ढंग से समझकर उसका उपयोग कर सकते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं वापस तारा बलन पर और देखते हैं आज का तारा क्या कहता है। स्वागत है आपका वापस ताराबलम पर। आज का चंद्रमा गोचर जो कर रहा है वह विशाखा नक्षत्र में कर रहा है। हालांकि आज का घोर स्वाति नक्षत्र के अंतिम में हुआ है, और किंतु सूर्योदय के समय विशाखा नक्षत्र में था। इसलिए विशाखा नक्षत्र से दिन आरंभ होता है और कल सूर्योदय के बाद अनुराधा नक्षत्र में जाते हैं। यानी आज अगर पूरी रात पूरी दिन कहें तो हम विशाखा नक्षत्र में और विशाखा नक्षत्र में आप देखें तो यदि आप अपने अपने नक्षत्रों को चिन्हित करके और फल प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि भरणी, पूर्वा, फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में आपका जातक का किसी का जन्म है तो वह साधक में है, पहला भाग में। और चूंकि ये पूरे रात यही है इसलिए यही फलदायी होते हैं। वहीं यदि दूसरे भाग से संबंधित अगर देखा जाए तो दूसरा भाग अति पीड़ादायक है। वहीं का यदि किसी जातक का जन्म पुनर्वासु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद में हुआ है तो पहला भाग संपत्ति का है और दूसरा भाग, यानी जो पहला भाग जन्म का है और दूसरा भाग संपत्ति का है। ये रहे हमारे प्रस्तुति आज के दिन। तो हम कहें तो केतु के नक्षत्र यानी अश्वनी, माघ और मूला नक्षत्र में जन्मे जातक और कल
भरनी पूर्वा फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जाते के लिए अशुभता ज्यादा, पीड़ादायक ज्यादा होने की संभावना है। और आपके समक्ष जो उपाय जिससे अशुभ तारा से शुभ तारा को बदला जा सकता है, ये जो किताबों में लिखा है वो है, किंतु हमने आज तक उपयोग नहीं किया है। यह पुष्ट है, कंफर्म नहीं है, इसलिए हम इसे पालन करने के लिए आपसे आग्रह नहीं करते, और यह हम सुझाव देते हैं कि जोखिम नहीं है। क्योंकि यह पुष्ट है और हम कोई भी कार्य इस भाग दौड़ की दुनिया में शुभ कार्य के लिए की अपेक्षा से ही करते हैं, तो उपयोग करने के लिए कोई दिन ऐसा कार्य नहीं करते। तो चलिए इसी के साथ ही हम आपको ले चलते हैं चंद्र बलम पर। चंद्र बलम के अनुसार जन्म राशि, आज राशि के अनुसार कैसा फल होने की संभावना है। तो चंद्र राशि के अनुसार यदि देखा जाए तो आज तुला राशि में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं और वृश्चिक राशि में जाएंगे। तो वैसी स्थिति में दो भागों में परिणाम है। पहला भाग में चंद्रमा मेष, वृषभ, सिंह, तुला, धनु और मकर राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत ले आया है। वहीं उस जब वृश्चिक राशि में जाते हैं तो वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर तथा कुंभ राशि के जातक के लिए शुभता के 23 ग्रहों के लिए शुभता के संकेत नहीं है। इसे इसलिए बाकी लोग ध्यान सावधानी बरतें दैनिक कार्यों में और विशेष कार्यों में। इसी के साथ हम आपको ले आए चौघड़िया मुहूर्त, एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष है जो शुभ और शुभ काल दर्शाता है। इसकी शुभता काफी है क्योंकि हम जो भी काम करते हैं उसमें शुभता की अपेक्षा करते हैं, तो वैसी स्थिति में चौघड़िया की उपयोगिता काफी बढ़ जाती है। और चौघड़िया एक प्रकार का शुभ और शुभ मुहूर्त जानने का एक शुभ और शुभ काल कौन सा होगा यह बताता है। तो वैसी स्थिति में इसकी उपयोगिता काफी है, और इसलिए इसकी उपयोगिता को देखते हुए उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में यूट्यूब में अलग अलग वीडियो पोस्ट करके रखा है, आप उसे देख सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। संक्षेप में यह बता दें, कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु साप्ताहिक दिन 7 ही होते हैं। इसलिए सप्ताह को 7 दिनों से चौघड़िया को जोड़ने के लिए जोड़ा गया, और जो पहला चौघड़िया होता है वही अंत का चौघड़िया होता है, ताकि 8 का जो चौघड़िया दिन का होता है, 8 का चौघड़िया रात का भी होता है, वह भी इसके अनुसार हो जाता है। और सातों चौघड़िया, 7 दिन हुए, सातों दिन के स्वामी अलग अलग होते हैं, इसलिए सातों चौघड़िया का नामकरण अलग अलग होता है। सातों चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हो जाता है, और सातों चौघड़िया का सूर्य के 7 दिनों का स्वामी अलग अलग ग्रह होते हैं, इसलिए सातों चौघड़िया का संबंध उन ग्रहों से होता है। और ये ग्रह विभिन्न कार्यों के लिए, विभिन्न उद्देश्य के लिए, विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न रूप से फलदायी होते हैं, इसलिए इन चौघड़िया का भी संबंध ग्रहों के द्वारा निमित्त कार्यों से भी हो जाता है। इस प्रकार चौघड़िया का उपयोगिता और बढ़ जाती है। चौघड़िया को जब हम देखते हैं तो दिन का चौघड़िया जब भी दिन या रात का देखें तो जो भी उपयोग करने जा रहे हैं यह सुनिश्चित करते हैं कि कहीं यह अशुभता से अधिव्याप्त तो नहीं है। वैसी स्थिति में चौघड़िया जो अशुभता से अधिव्याप्त हो उसका परित्याग करना चाहिए। दिन का चौघड़िया राहु काल, काल बेला और वार बेला से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से। अनुभव के आधार पर हमने पाया है, जो हम आपसे साझा करना चाहते हैं, कि दिन सप्ताह सप्ताह जो दिन होते हैं, दिन में प्रभुत्व सूर्यदेव का होता है, रात में प्रभुत्व चंद्रमा का। जो दिन चंद्रमा दिन में सूर्यदेव का जो प्रभुत्व होता है, सूर्यदेव के पुत्र शनि देव बनते हैं, और शनि देव नाराज रहते हैं सूर्य से, इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से कर। वहीं रात्रि चंद्रमा का प्रभुत्व और उनके पुत्र बुध उनसे नाराज, इसलिए बुध का चौघड़िया प्रति रात काल रात्रि से ग्रसित होता है। यह हमने अनुभव के आधार पर पाया है, किताबों में नहीं है, अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, और यह पूरा आपके समक्ष प्रस्तुत करते करते हमने सीखा और जाना है। इसलिए मेरा अनुसंधान और कहें और ये जानकारी आपके माध्यम से ही पूरी। संक्षेप, अब आज का देखें कि आज का चौघड़िया क्या कहता है। आज का चौघड़िया
आज का दिन सोमवार से शुरू हो रहा है, अमृत चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहे हैं, अमृत चौघड़िया से समाप्त हो रहे हैं। काफी उपयोगी दिन। साथ ही साथ दिन प्रातः 7:53 से 9:16 तक राहु काल से काल चौघड़िया ग्रसित है, और राहु काल चौघड़िया काल बेला से भी ग्रसित होता है। इसलिए काल चौघड़िया राहु काल और काल बेला दोनों से ग्रसित है। और लाभ चौघड़िया जो अपराह्न 2:51 से 4:15 तक है, दिन तक है, वह वार बेला से ग्रसित है। वहीं रात्रि का चौघड़िया, लाभ चौघड़िया जो रात्रि के 10:27 से मध्य रात्रि 0:03 तक है, वह काल रात्रि से ग्रसित है। इस प्रकार आज का चौघड़िया के शेष चौघड़िया सभी उपयोगी। इस प्रकार हम सभी चौघड़िया का उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको ले चलते हैं अंकों की दुनिया में। जी हाँ, अंक हमारे लिए कार्य करते हैं, अंक हमारे लिए बोलते हैं। तो आइए अंक क्या आज के क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, और कैसा कार्य करते हैं, इसे जानें। ये अंक ज्योतिष में एक अंक में 1 से 9 तक ही अंक महत्वपूर्ण होते हैं। पांचवा अंक और महत्वपूर्ण होता है क्योंकि शक्तिशाली होता है। ये 1 से 9 के बीच का मध्य का अंक होता है। शून्य को गणना में नहीं ली जाती, और दो या दो से अधिक अंकों को अंक ज्योतिष में इन अंकों में नहीं रखा जाता है। इसलिए ये अंक जब भी एक या दो अंकों का समूह बनाते हैं, या हमारे समक्ष कोई ऐसे अंक आते हैं जो दो या दो से ज्यादा अंक हो, तो उन्हें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित कर लिया जाता है। ये अंक 1 से 9 तक, इनके शासक ग्रह अलग अलग होते हैं। सूर्य, 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि, 9 के मंगल। और हर ग्रह का अपना अपना गुण, अलग अपना तत्व, अलग अलग अपना अपना इनकी ऊर्जा होती है। इसलिए जो अंक हमारे पास नहीं है हमारे जन्म तिथि में, उन अंक से संबंधित जो तत्व, ऊर्जा और गुण होते हैं, उसकी कमी हमें पाई जाती है, उसकी कमी खलती है। वहीं वैसे भी ग्रह स्थिति बन सकती है जब हमारे जन्म कुंडली में एक कोई अंक का बार बार आए हो। वैसी स्थिति में वे अंक हमारे लिए, उनसे संबंधित ग्रह हमें अधिकता पाई जाती है, गुण उसकी अधिकता पाई जाती है, जो कि आगे चलकर हो सकता है कि उसका उपयोग सही नहीं हो, हमारे लिए हानिकारक। और इन अंकों को ग्रहों के जो तत्व हैं, गुण हैं, और इन इन अंकों के जो तत्व, ग्रह और ऊर्जा है, तत्व, गुण और ऊर्जा है, वे सभी को देखते हुए इन अंकों को विशेष नाम से पुकारा जाता है। एक को राजा से या सरकार से या बॉस से, दो को चंद रानी से, या दो को रानी से या बिजनेस पार्टनर से, तीन को गुरु से या सलाहकार से, चार को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, और झूठ बोलने वाले, फरेब करने वाले व्यक्तियों से, पांच को राजकुमार से, छह को मंत्री या सलाहकार से, सात को धर्मगुरु से, या ऐसे व्यक्तियों से जिन्हें जो जिन्हें हम हमारे जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान हो, पूर्वाभास हो। आठ को अधीनस्थ से, नीचे तबके के काम के लोगों से, यानी समाज के नीचे तबके के लोगों से, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोगों से, और न्यायालय से। नौ को सेनापति से, पुलिस और डॉक्टर से। इस प्रकार इन अंकों को विशेष नामों से जाना जाता है, पहचाना जाता है। अब यदि हम जब जन्म लेते हैं, तो अंक हमें जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक प्रदान करते हैं उपहार के रूप, और यह जन्म तिथि के रूप में होता है। यह चिर होता है, यानी स्थायी होता है, बदलता नहीं है। ये तिथि में तिथि, माह और वर्ष हुआ करते हैं। तिथि और माह 1 अंक का भी हो सकता है, 2 अंकों का भी हो सकता है, परंतु वर्ष 4 अंकों का। अंक ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार हमारा जब अंक 2 अंकों से ज्यादा अंक का समूह हो, तो उसे एकल अंक में परिवर्तित कर लिया जाता है, और वही अंक ज्योतिष में हमारी गणना में आते हैं। यह मूल सिद्धांत है, शून्य को गणना में कभी नहीं लिया जाता, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाते हैं। तिथि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, इसलिए इसे मूलांक कहते हैं।
बोलचाल की भाषा में इसे ड्राइवर कहते हैं। तिथि माह और वर्ष को जोड़ते हैं तो वह हमारा वाक्यांश कहलाता है एक अंक में, और वह उसे बोलचाल की भाषा में कंडक्टर कहते हैं। ड्राइवर और कंडक्टर का जिस प्रकार बस में सुचारू रूप से चलना, उसके लिए मित्र आपस में मित्रता जरूरी है, कटुता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। नहीं तो उसका बस का चलना दुभर होता है। वही हमारे दैनिक जीवन में भी है। ड्राइवर और कंडक्टर का अंक आपस में शत्रु होगा तो हमारे लिए मुश्किल होता है जीवन के पथ पर आगे बढ़ना। और वहीं यदि ऐसी भी परिस्थिति बन सकती है, कल्पना कीजिए कि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में मित्र हों, परंतु किसी पड़ाव पर हमारे पूरे बस के चलने के क्रम में किसी पड़ाव पर ऐसे व्यक्ति को सवार हुए जो ड्राइवर या कंडक्टर के शत्रु अंक है, शत्रु हुए, तो उनका वहीं से चलना मुश्किल होता है। ठीक उसी प्रकार हमारे भी जीवन में ऐसे किसी मोड़ पर, जीवन के किसी पग पर ड्राइवर और एक कंडक्टर का शत्रु अंक हम ले आते हैं, चाहे मोबाइल के रूप में या जैसे भी, तो वहां से जीवन हमारे बाधा पर चल बाधा या इसलिए अंकों को यह पहचानना जरूरी है कि कौन से अंक हमारे बाधा कारक हैं, कौन से अंक ज्यादा हमारे पास आए हुए हैं, कौन से अंक हमारे दुश्मन अंक हैं, ये ताकि उन अंकों को जीवन भर प्रयोग न करें। तो सबसे पहले देखते हैं कौन से अंक ऐसे हैं जो कि बाधा कारक नहीं है। और जब भी ड्राइवर और कंडक्टर शत्रु होता है तो उसके बीच में एक अंक ऐसा लाया जाता है जो दोनों के बीच में मध्यस्थता का काम करता है। जी हाँ। और वह अंक, क्योंकि ये अंक कभी बदले नहीं जा सकते, इसलिए वैसा अंक होता है जो कि जीवन भर कार्य करते हैं। मोबाइल यदि हम अंक का प्रयोग करते हैं तो तभी तक वो इसकी ऊर्जा देती है जब तक उसका हम उपयोग करते हैं, यह बदलता है। उसी तरह से वाहन की आदि आदि तिथि को हम मेरा हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है। वहीं अचीवमेंट नंबर जो तिथि और माह को मिलकर बनता है वह हमारा बाह्य व्यक्तित्व दर्शाता है। और वर्ष को एंजल नंबर कहा जाता है। ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक एडिशनल अंक है जो वातावरण आदि को दर्शाता है। तो इस जातक का मूलांक भाग्यांक वह आदि नोट कर लें। ये एंजल नंबर निकालने के लिए वर्ष को जोड़कर एक अंक पर परिवर्तित करते हैं। पुरुष के लिए 11 से उसमें घटाते हैं, महिला के लिए उसमें 4 जोड़। इस प्रकार हम अंक से विभिन्न अंकों को प्राप्त कर हम इसकी उपयोगिता बढ़ा सकते हैं और जान सकते हैं। तो तिथि के इस जातक का मूलांक 9 भाग्यांक 8 और नाम का अंक जो है वह 9 होता है। यहाँ आपको हम थोड़ी देर में बताएंगे। यहाँ अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कौन से अंक ऐसे जातक के हैं जो मिसिंग है। तो यहाँ दो तरह के बॉक्स आपके पास रखे हैं। एक बॉक्स में सभी अंक लिखे हुए हैं एक एक बार, और उनके से संबंधित जो प्रभावित एरिया है वह दर्शाता है। यानी 4 3 8 तीनों मिलकर थॉट प्लेन बनाते हैं। यदि किसी के कुंडली में 4 और 3 दो ही भरे हुए हैं तो थॉट प्लेन उसका 66% कार्य करता है। इसलिए सभी अंकों को होना नितांत आवश्यक। वहीं अगर इंटेलिजेंट जातक के बारे में जानना चाहेंगे तो 4 9 2 का प्लेन यदि है तो इंटेलिजेंस होता है, हाईली इंटेलिजेंट होता है। 8 5 2 इसका सिल्वर राजयोग है। और 4 5 7 जो डायगोनल है, ये डायगोनल है। इस तरह से ये दोनों गोल्डन राजयोग और सिल्वर राजयोग करते हैं। इस जातक का देखें तो 9 अंक 3 बार आए हुए हैं, 8 अंक 2 बार आए हुए हैं, और 4 और 4 साथ ही साथ 3 और 7 ये इनके मिसिंग है। तो इस प्रकार इनके मिसिंग अंक ये हुए। अब हमें जो व्यवस्था करनी है, 4 3 7 व्यवस्था करनी है। 5 जो एक एक अंक है वह व्यवस्था करनी है, कर सकते हैं, अपने जीवन में उपयोग ला सकते हैं। अब इनमें से कौन अंक को फिर छोड़ें, किनको कहें किनको छोड़ें, यह किसके लिए हम आगे देखते हैं। शत्रु अंक को कभी भी नहीं लाते। अब प्रश्न हमारे पास उठता है कि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु है तो वो अंक कहाँ से लाए जहां जो अंक इसके लिए कामयाबी हो सके, जो दोनों के मित्र हो सके। तो ये अंक ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, जन्मतिथि का अंक। और यह इसके सुधारने का अंक धरती के ईश्वर माता पिता द्वारा प्रदत्त नाम जो होता है वह चूंकि जीवन भर चलता है, जीवन के अंतिम चरण तक पहुंच जाता है, तो उसके लिए हम नामांक का प्रयोग करते हैं। आपके पास या हमारे पास किसी के पास यह दुविधा हो सकती है। नाम में तो अक्षर होते हैं
अंक कहाँ से आया? जी हाँ, न हर अक्षर के मूल्य होते हैं, और इसलिए इसी से इसी से हम नाम में प्रयुक्त अक्षरों को अंकों में परिवर्तित करके उसका उपयोग करते हैं, इसलिए यह काफी उपयोगी हुआ करता है। नाम को, ये जातक का देखें, यदि इस जातक का नाम को देखें, नामांक क्या है, तो ये राहुल रॉय है, जो कि एक एक्टर। इनका नाम का जो पहला अक्षर दे रहा है वो 2 दे रहा है, और नाम टोटल 9 दे रहा है। इस प्रकार 9 के अंक की संख्या बढ़ जाती है। तो ये इस प्रकार हम देखें कि इनके जो जातक का अंक है, यह कौन सा अंक जाएगा, दुश्मन में कौन है। सबसे पहले राहुल राय को, जो फिल्मी एक्टर है, इन्हें हार्दिक बधाई। यह जन्म तिथि जो हमने ली है, गूगल से लिया है, उद्देश्य शैक्षणिक, इस पे कोई टीका टिप्पणी या किसी प्रकार का हम भविष्यवाणी करने नहीं जा रहे, केवल सीखने के उद्देश्य से लिया है। तो 9 इनका मूलांक, 9 इनका जो है मूलांक है। 9 कंडक्टर वाला भी है, भाग्यांक 8 है, नाम का अक्षर 9 पर जा रहा है, और इनका जन्म तिथि 1968 है, उसमें भी 9 है। इस प्रकार 3 9 इनके जन्म तिथि में आते हैं। यहाँ 3 या 3 बार से ज्यादा जब आते हैं तो वह शुभ नहीं होता। वो इनके मिसिंग अंक 4 3 7। अब आप ये देखते हैं इन्हें कौन कौन आप नोट कर लें, और इनके शत्रु अंक होते कौन कौन है। 1 के 8, 2 के 4 6 8 9, 3 के 6 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8, और 9 के 6 4 2 8 9। इस प्रकार आप देखें कि 9 जो मूलांक हैं, इसके 8 शत्रु, और इस प्रकार 8 और 9, और 9 और 8 दोनों आपस में शत्रु हैं। इसलिए इनके लिए आपस में शत्रु अंक जो है, इन्हें बैलेंस करना नितांत आवश्यक। और ऐसा कौन सा अंक जो हम व्यवस्था कर सकते हैं, तो आप देखें 9 और 8 के लिए 4 अंक जो होता है, दोनों के लिए दुश्मन। 9 के लिए भी 4 अंक दुश्मन, और 8 के लिए भी, इसलिए 4 अंक हम नहीं लेंगे। 3 अंक यदि हम देखें, तो 3 अंक जो है वह किसी 3 अंक दुश्मन नहीं है, 1 और 9 के, 8 और 9 के ये 3 अंक दुश्मन नहीं है। 7 अंक के बारे में यदि देखा जाए, तो 7 भी दुश्मन नहीं। इस प्रकार इन अंकों का प्रयोग करके इनके जीवन में, ये अपने जीवन में शुभता ला सकते। कुछ अंक ऐसे होते हैं जो आपस के ही दुश्मन होते हैं, जैसे 4 6 8 9, 4 7 8 9, ये अंक आपस के ही दुश्मन है। आप देखें इनको, क्योंकि ये अंक अपने के दुश्मन होते हैं, इसलिए इन अंकों का बार बार प्रयोग करना भी उचित नहीं है। चाहे मोबाइल नंबर आदि में हम ऐसे अंक ले आते हैं, गाड़ी संख्या में, फिर हमारे लिए परेशानी का सबब बनता है। नाम में पहला अक्षर भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए नाम का, चूंकि नाम जो है में ऊर्जा, नाम के पहले भाग में ऊर्जा अत्यधिक रहती है, इसलिए ना वही नाम का पहला अक्षर में हमारी चेतना जागती है, हम रिस्पॉन्स करते हैं, और कई बार नाम पुकारने के पहले ही हम रिस्पॉन्स कर बैठते हैं। इसलिए नाम का पहला अक्षर भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण, और यही वजह है कि नाम के अक्षरों भी, जो विभिन्न अक्षरों के शत्रु अक्षर हैं, वह भी हमने आपके समक्ष रखा है। तो इस प्रकार आप अंक कार्य करते हैं। अंकों को हम आप समझकर उसे उसे सही तरह से परख कर, उसे सही तरह से उसका उपयोग करके हम शुद्धता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, चल अंतिम पड़ाव पर, जिसमें आज का, यहाँ आपको बता दें, नाम में वॉवेल जो है वो ज्यादा हो और कॉन्सोनेंट कम हो तो अति उत्तम। और इस प्रकार हम नवजात शिशु का नाम तय कर सकते हैं, शहर का नाम जो हमारे सुटेबल लगा हुआ जान वह तय कर सकते हैं, और उसे परख सकते हैं। इसी के साथ यह वर्ष कैसा बीतेगा, यह आपके जानकारी के लिए बता दें, तो केवल वर्ष जो तिथि है, जन्म तिथि, पूरे तिथि माह और वर्ष, उसमें से वर्ष को हटा देते हैं, क्योंकि वर्ष कैसा बीतेगा ये हम जानना चाहते हैं। तो वर्ष को हटा दिया, और तिथि पर रह गई
तिथि और माह, और उसमें हम वर्तमान वर्ष को जोड़ देते हैं। इस प्रकार जो 9/2/1968 इनका जन्मदिन था, वह हो जाता है 9/2/2026। और इसका योग करके जो अंक होते हैं, यह बताते हैं कि इनके अंक क्या फल देंगे। तो इनका जो नाम है, यह इनका जो वर्तमान वर्ष है, वह 4 पे जा रहा है। और पर्सनल ईयर, तिथि को, जन्म तिथि में से वर्ष को निकाल करके वर्तमान वर्ष को दिया गया, तो वह अंक आया 3। और 3 अंक 8 और 9 के दुश्मन नहीं है, किंतु और 4 के भी दुश्मन नहीं है। इसलिए यह वर्तमान वर्ष इनके लिए बीतने की संभावना है। किंतु रनिंग एज जो है, यह 4, ये दोनों के दुश्मन है। इसलिए ये इनका 50-50 का रेशियो बनता है। 50% सही होने का चांस है, 50% कोई समस्या आ सकती है, ये सावधान रहने की आवश्यकता है। तो ये हमने देखा अंक कार्य करते हैं। जी हाँ, अंकों के बारे में कैसे कार्य करते हैं तो हमने जाना, हमने सब समझा, और हम भविष्य में अंकों को इसी तरह से परख करके अपने साथ काम कर सकते हैं, अपने लिए उसे सुपयोगी बना सकते हैं। तो अंकों के अंक में जन्म लेकर, अंकों को समझकर, अंकों को सही ढंग से परख कर, सही ढंग से उपयोग करके हम अंकों से शुद्धता लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आप चलते हैं, अंक कार्य करते हैं, अंक बोलते हैं। जी हाँ, अंक बोलते हैं। आज का अंक 3 है, और ये 3 अंक सभी के लिए उपयोग, केवल एक अंक जो इनका दुश्मन है, वो 6 है। यानी 6, 15, 24 तारीख को जन्मे जातक के लिए आज का दिन कोई परेशानी का सबब हो सकता है, वे सावधान रहे और वाद विवाद से दूर रहे, वैवाहिक जीवन में तनाव नहीं लाए, धैर्य रखे, ताकि आज का जीवन, आज का दिन का शुभ रहे। इसी के साथ हम आपको ले चलते हैं, हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए। यानी 6 सभी अंक, एक 3 अंक जो शत्रु है, शत्रुता मित्रता काफी है 1, 10, 19, 28 राजा के साथ। वहीं यह तटस्थ है 4, 13, 22, 31 के साथ। यानी किसी भी माह के 4, 13, 22, 31 को जन्मे जातक के लिए यह दिन साधारण होने की संभावना है आज का दिन। और 1, 10, 19, 28 को जन्मे जातक के लिए दिन बहुत अच्छा होने की संभावना है। और शेष राशि वाले, यानी 2, 11, 20, 29, 3, 12, 21, 30, 4, 13, और 6, 15, 24 को जन्मे जातक के लिए दिन थोड़ा परेशानी का होगा। तो 2, 11, 20, 30, 3, 12, 21, 30, 4, 5, 12, 14, 23, 7, 16, 25, 8, 17, 26 और 9, 18, 27 के लिए दिन उत्तम होने की संभावना। तो ये रहे हमारे आज के अंक बोलते हैं कि अब हम आपको ले चलते हैं, हम अंतिम पड़ाव पर आ गए। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं पूरी प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक, सार्थक तथा उपयोगी सिद्ध होगी, और आप इससे ज्ञान प्राप्त करके इसका सही उपयोग करके अपने जीवन में सुखता ला सकें। यदि इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं, जो हमने आरंभ में भी कहा था, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो। साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिवार, शुभेच्छों के संग, ताकि उनके वे भी पंचांग को सुनकर, सुनाकर तथा उसका सही ढंग से अनुसरण करके अपने जीवन में शुद्धता ला सकें, और उनके जीवन में भी शुद्धता आ सके। तो पंचांग का को सुने, सुनाएं और अनुसरण करें, और लोगों को प्रेरित करें, ताकि आपके भी जीवन में सुखता आ सके, उनके भी जीवन में सुखता आ सके। इसी के साथ हम आज के दिन के देवता भोलेनाथ, चंद्रदेव तथा सोमदेव से प्रार्थना करते हैं कि उनकी असीम कृपा
आप पर बनी रहे, आप सब पर। और उनका दिन आज आज सभी का दिन आपका शुभ हो। जय भोलेनाथ, जय चंद्रदेव, जय सूर्यदेव।